कल्पना कीजिए कि आप एक दिन जागते हैं, अपना सोशल मीडिया खोलते हैं और महसूस करते हैं कि आपका पूरा जीवन पर्याप्त न होने के डर से, उन लोगों से अपनी तुलना करने की आदत से जिन्हें आप जानते भी नहीं और हमेशा दुनिया से पीछे रहने के निरंतर एहसास से गढ़ा गया है। अब कल्पना कीजिए कि यह चक्र कभी खत्म नहीं होता, कि आप उन लोगों को कुछ साबित करने की कोशिश करते करते बूढ़े हो जाते हैं जिन्हें कभी परवाह नहीं होगी, जबकि आपका आत्मसम्मान, आपकी मानसिक स्पष्टता और यहां तक कि आपके रिश्ते भी धीरे धीरे बिखर जाते हैं। यह उनकी दुखद नियति है जो उन शिक्षाओं को अनदेखा करते हैं जिन्हें आप अभी सुनने वाले हैं। वे अपनी पहचान, अपना ध्यान, अपने उद्देश्य की भावना खो देते हैं और जब उन्हें अंततः इसका एहसास होता है तो वे पहले से ही भावनात्मक रूप से टूट चुके होते हैं। और सबसे विडंबनापूर्ण बात क्या है, इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं थी। बस इतना करना होता कि सीख लेते जो एक रोमन सम्राट ने लगभग 2000 साल पहले एक सैन्य शिविर में बैठे हुए लिखा था, उन विचारों को दर्ज करते हुए जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि वे 21वीं सदी में जिंदगियां बदल देंगे। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपकी शक्ति आपके मन पर है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको शक्ति मिलेगी। यह वाक्य आज लगभग एक आधुनिक निदान जैसा लगता है। हम अपने ही मन पर नियंत्रण खो रहे हैं, उन एल्गोरिदम के हाथों जो असुरक्षा, तुलना और घमंड को बढ़ावा देते हैं। सोशल मीडिया ने हमारी हीन भावना को जन्म नहीं दिया, इसने बस उस चीज को बढ़ा दिया जो हमारे भीतर हमेशा से अनसुलझी थी। और जब आप इसे समझते हैं, जब आप महसूस करते हैं कि दुख की जड़ फीड में नहीं बल्कि आपकी धारणा में है, तो कुछ बदल जाता है। आप जो पूरा वीडियो अभी देखने वाले हैं वो बस एक ऐसा कंपास है जो आपके जीवन को फिर से दिशा दे सकता है। और यदि आप यहां जो कुछ है उसे सचमुच आत्मसात कर लें और लागू करें, तो हर बार जब आप इंस्टाग्राम, टिकटॉक या किसी अन्य प्लेटफॉर्म को खोलेंगे तो आप खुद को हीन, असुरक्षित और हारा हुआ महसूस करना बंद कर देंगे। अब हम आधुनिक दुनिया पर लागू पहली प्रमुख स्टोइक शिक्षा में गहराई से जाते हैं। निरंतर तुलना वास्तविकता का एक विकृति है। मार्कस ऑरेलियस रोजाना अपनी डायरी में लिखते थे क्योंकि वह जानते थे कि मनुष्य अपने अहंकार और आवेगों से आसानी से धोखा खा जाते हैं। यदि उन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को आंतरिक भ्रमों के प्रति कमजोर महसूस होता था, तो हमारी कल्पना कीजिए, हम जो संपादित छवियों, फिल्टरों, अभ्यास की हुई मुद्राओं और ऐसी जीवन शैलियों के संपर्क में हैं जो एकदम सही लगती हैं। आप जो तुलना करते हैं वह उचित नहीं है। आप अपने पर्दे के पीछे की सच्चाई की तुलना दूसरों के मंच से कर रहे हैं। अधिकांश लोग जिन्हें आप सोशल मीडिया पर देखते हैं वे चुपचाप उन समस्याओं से जूझ रहे हैं जिन्हें आप कभी नहीं देख पाते। मनोविज्ञान में हाल के अध्ययन दर्शाते हैं कि एक व्यक्ति जितना अधिक समय कुछ भी बनाए बिना सामग्री का उपभोग करने में बिताता है, उतनी ही अधिक संभावना होती है कि उसमें अपर्याप्तता की भावना, सामाजिक चिंता और असफलता का एहसास विकसित हो। डिजिटल तुलना इतनी विषाक्त है कि यह अत्यधिक प्रतिभाशाली लोगों को भी बर्बाद कर देती है। उदाहरण के लिए, कई आधुनिक कलाकार भावनात्मक रूप से टूट गए क्योंकि उन्होंने अपनी कीमत को जनता की नजर से मापना शुरू कर दिया। वे हस्तियां जो प्रसिद्ध, धन और पहचान होने के बावजूद बाहरी सत्यापन के बंधक बन गए। कई संगीतकार, अभिनेता और प्रभावशाली लोग अंततः भावनात्मक टूटन का अनुभव कर बैठे क्योंकि वे इस विचार के साथ नहीं जी पाए कि वे जनता के लिए कभी पर्याप्त अच्छे नहीं होंगे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह बिल्कुल उसके विपरीत पर निर्भर करता है जिसका स्टोइकवादियों ने उपदेश दिया था। आप कौन हैं यह परिभाषित करने के लिए दूसरों की राय पर निर्भर रहना। मार्कस ऑरेलियस ने चेतावनी दी थी, दूसरों की बुराई से बचने की कोशिश करना मूर्खता है। वास्तविक मुक्ति अपनी ही कमजोरी से बचना है। आज के संदर्भ में यह बुराई अक्सर पूर्णता, त्वरित सफलता, अवास्तविक शरीरों और अतिरंजित जीवन शैलियों के रूप में छिपी होती है।
कमजोरी देखी जाने, ध्यान आकर्षित करने, प्रशंसा पाने की अत्यधिक आवश्यकता है। और इसे ठीक करने के लिए केवल इच्छा नहीं बल्कि अभ्यास की आवश्यकता है। यहाँ आधुनिक दुनिया के लिए पहला वास्तविक और लागू करने योग्य अभ्यास आता है। अगले 7 दिन तक जब भी आप अपना सोशल मीडिया खोलें और वह आंतरिक बेचैनी महसूस करें, वह आवाज जो कहती है तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम पीछे हो, तुम्हारा जीवन कम दिलचस्प है, तो एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, मैं यहां वास्तव में क्या देख रहा हूं? क्या यह सच है या यह केवल एक दिखावा है? बार बार ऐसा करने से आप उस मनोवैज्ञानिक जादू को तोड़ना शुरू कर देंगे जो सोशल मीडिया को आप पर हावी होने देता है। क्योंकि स्टोइक दुनिया से भागता नहीं, वह दुनिया को स्पष्टता से देखता है। और जब आप सोशल मीडिया को वैसा देखना शुरू करते हैं जैसा वह सचमुच है, एक मंच, न कि एक व्यक्तिगत मूल्यांकन का पैमाना, तो आप खुद को मुक्त करते हैं। आप बेतरतीब लोगों से अपनी तुलना करना बंद कर देते हैं और केवल एक चीज की तुलना करना शुरू करते हैं, आज आपकी प्रगति की तुलना कल की आपकी प्रगति से। यहीं से आपका मन मजबूत होता है। यहीं से आप यह महसूस करना शुरू करते हैं कि आगे बढ़ने के लिए आपको किसी को कम आंकने की जरूरत नहीं है। और सबसे बढ़कर कि आगे बढ़ने के लिए आपको किसी के सामने खुद को कम आंकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसा मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आत्मा अपने विचारों के रंग में रंग जाती है। यदि पहली शिक्षा ने तुलना के भ्रम को तोड़ दिया तो दूसरी शिक्षा सीधे समस्या के मूल में जाती है। आपकी असुरक्षा सोशल मीडिया से उत्पन्न नहीं होती, यह वहां बस जागृत होती है। यह उस तरीके से उत्पन्न होती है जिस तरह से आप अपने आसपास की हर चीज की व्याख्या करते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि चीजें आत्मा को नहीं छूती, अशांति केवल उनके प्रति आपकी प्रतिक्रिया से आती है। आज ठीक यही होता है। आप दूसरों की सफलता से नहीं पीड़ित होते, आप उस अर्थ से पीड़ित होते हैं जो आप उसे देते हैं। आप किसी की सुंदरता से नहीं पीड़ित होते, बल्कि उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ने से पीड़ित होते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं कि आप में कमी है। सोशल मीडिया तो बस एक ट्रिगर है, प्रतिक्रिया पूरी तरह से आंतरिक होती है। और जब आप इसे समझते हैं तो आप उस शक्ति को पुनः प्राप्त करना शुरू करते हैं जिसे आपने खोया हुआ समझा था। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में हाल के शोध दर्शाते हैं कि हम रोजमर्रा की घटनाओं की व्याख्या कैसे करते हैं। यह मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करता है जो खतरे या सुरक्षा की भावनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। यानी 2 लोग एक ही पोस्ट देख सकते हैं और पूरी तरह से विपरीत भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं। एक सोचता है, यह मुझे प्रेरित करता है। दूसरा सोचता है, यह मुझे कमतर महसूस कराता है। अंतर सामग्री में नहीं बल्कि धारणा में है। इसीलिए मार्कस ऑरेलियस मानसिक रूप से दोहराते थे कि सबसे बड़ी मानवीय स्वतंत्रता यह चुनने की क्षमता है कि कोई कैसे प्रतिक्रिया देगा। यह दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान है जो वास्तव में आपका है। जो कुछ होता है और आप जो होता है उसका सामना कैसे करने का निर्णय लेते हैं, उसके बीच का स्थान। और धारणा की इस शक्ति को समझने के लिए किसी ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में सोचें जो ठीक इसलिए हार गए क्योंकि वे इस आंतरिक हिस्से को नियंत्रित नहीं कर पाए। एक शक्तिशाली उदाहरण उन हस्तियों का है जिन्होंने पूरी तरह से भावनात्मक संतुलन खो दिया क्योंकि उन्होंने हर आलोचना, हर नकारात्मक टिप्पणी, हर तुलना को अपने स्वयं के मूल्य पर सीधा हमला मानना शुरू कर दिया। बढ़ी हुई असुरक्षा ने उनके करियर को सत्यापन की एक हताश खोज में बदल दिया। और जैसा कि स्टोइकवाद ने सदियों से अनुमान लगाया था, जो दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं वे अंततः दूसरों के द्वारा ही नष्ट हो जाते हैं। आपने इसे सार्वजनिक रूप से होते देखा है। प्रतिभा, प्रभाव और वैश्विक पहुंच वाले लोग टूटकर गिर गए क्योंकि उन्होंने अपने आत्मसम्मान को जनता के हाथों में दे दिया। अब किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसने इसके विपरीत किया। कीनू रीव्स जैसी हस्तियां जो शायद ही कभी विवादों में पड़ते हैं, दिखावा नहीं करते, अपनी छवि को सामाजिक मुद्रा के रूप में उपयोग नहीं करते और वैश्विक प्रसिद्धि के बावजूद एक संतुलित जीवन जीते हैं।
वे एक ऐसी शांति व्यक्त करते हैं जो स्टोइक दर्शन से काफी मिलती जुलती है। वे अपने वास्तविक जीवन को अपने सार्वजनिक जीवन से अलग रखते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे वे नियंत्रित कर सकते हैं और बाहरी सत्यापन में नहीं फंसते। यह दृष्टिकोण कोई संयोग नहीं है, यह अनुप्रयुक्त दर्शन है बिना दर्शन का नाम लिए। और इसे व्यवहार में कैसे लागू करें? आपको अपने मन को व्याख्याओं को फिर से तैयार करने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। जब आप किसी को दुनिया भर में यात्रा करते हुए देखते हैं जबकि आप एक व्यस्त दिनचर्या में फंसे हुए हैं, तो यह सोचने के बजाय कि मेरा जीवन उसके जीवन से बदतर है, पूछें, क्या वह जो अनुभव कर रही है वही सचमुच मैं चाहता हूं, या क्या एल्गोरिथम बस इसे मुझ पर थोप रहा है? जब आप किसी को एक आदर्श शरीर के साथ देखते हैं तो पूछें, क्या ये तस्वीरें स्वाभाविक हैं या इनमें संपादन, फिल्टर, प्रकाश व्यवस्था और तैयार किए गए कोण हैं? जब आप किसी को भौतिक संपत्ति के साथ देखते हैं तो विचार करें, क्या यह छवि खुशी का प्रतिनिधित्व करती है या केवल उपभोग का? जब आप लोगों को कुछ ऐसा करते हुए देखते हैं जो आप करना चाहेंगे, तो ईर्ष्या को रणनीतिक प्रेरणा में बदल दें। मैं आज अपनी पहुंच के भीतर क्या कर सकता हूं ताकि उसके करीब पहुंच सकूं? सवाल पूछने का यह सरल कार्य सब कुछ बदल देता है। आप स्वचालित व्याख्याओं के अधीन होना बंद कर देते हैं और अपनी भावनाओं को वैसे ही दिशा देना शुरू करते हैं जैसे एक सेनापति अपनी सेना का मार्गदर्शन करता है। मार्कस ऑरेलियस ने ठीक इसी तरह शासन किया था, अराजकता पर प्रतिक्रिया करके नहीं, बल्कि स्पष्टता से अराजकता की व्याख्या करके। वह जानते थे कि उनका मन बचाव के लिए अंतिम क्षेत्र था, और इस दूसरे भाग के लिए व्यावहारिक चुनौती यह है, अगले 5 दिन तक हर बार जब आपको सोशल मीडिया पर कुछ देखकर असुरक्षित महसूस हो तो तुरंत व्याख्या को फिर से परिभाषित करें। स्वचालित विचार को आप पर हावी न होने दें। मैं हीन हूं को यह मेरे बारे में कुछ भी परिभाषित नहीं करता, में बदले। मैं पीछे हूं को मैं अपनी गति से निर्माण कर रहा हूं, में बदले। यह मुझे कमतर महसूस कराता है को यह मुझे कुछ सिखाता है, में बदले। इसका अभ्यास करके आप देखेंगे कि असुरक्षा कमजोर होती है और आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, क्योंकि आप अंततः आप जो सोचते हैं उस पर नियंत्रण वापस पा लेते हैं। यदि आपको अब तक की सामग्री पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह केवल एक प्रतीकात्मक इशारा नहीं है, यह सचमुच वही है जो चैनल को जीवित रखता है, सामग्री को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करता है और इस तरह के वीडियो के निर्माण को संभव बनाता है। हर सदस्यता जारी रखो कहने का एक तरीका है। हर लाइक एक ऐसा प्रोत्साहन है जो संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाता है जिसे इसे सुनने की जरूरत हो सकती है। तो अगर यह समझ में आ रहा है तो इस निर्माण का हिस्सा बने और अभी चैनल को मजबूत करें। यदि अब तक हमने तुलना और धारणा के बारे में बात की है तो अब हम एक और गहरे बिंदु पर चलते हैं, दूसरों की स्वीकृति पर भावनात्मक निर्भरता। यहीं पर अधिकांश लोग सोशल मीडिया पर खुद को बर्बाद कर लेते हैं बिना इस बात का एहसास हुए। मार्कस ऑरेलियस ने सम्राट होने के बावजूद लिखा था कि प्रशंसा की तलाश करना व्यर्थ है, क्योंकि प्रसिद्धि एक खोखली चीज है। दूसरे आपके बारे में जो कहते हैं वह आपके सद्गुणों को न तो बेहतर बनाता है और न ही बदतर। यह हमारे मौजूदा समय के लिए लगभग भविष्यवाणी जैसा लगता है, जहां इतने सारे लोग अपने मूल्य को लाइक, कमेंट, व्यू और फॉलोअर्स से मापते हैं। यह कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां बहुत से लोग अगर उन्हें देखा न जाए तो खुद को महत्वहीन महसूस करते हैं। विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि जब हमें सोशल मीडिया पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो मानव मस्तिष्क डोपामाइन, इनाम देने वाला न्यूरोट्रांसमीटर, छोड़ता है। यह लगभग एक रासायनिक लत है। फिर भी सभी लतों की तरह इनाम घटता जाता है जबकि लालसा बढ़ती जाती है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है? कुछ साधारण सा पोस्ट करके पूरा दिन यह देखने के लिए अपना फोन चेक करना कि किसी ने उसे पसंद किया या नहीं,
किसी फोटो को इसलिए हटा देना क्योंकि उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, ये बुरा महसूस करना क्योंकि जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं उसने आपके पोस्ट का जवाब नहीं दिया या उसे देखा नहीं, या इसलिए निराश हो जाना क्योंकि आपके किसी दूसरे दोस्त को आपसे ज्यादा एंगेजमेंट मिली। ये छोटी छोटी स्थितियां जिनका रोजाना लाखों लोग अनुभव करते हैं, एक खामोश मानसिक कारागार बनाती है। आप बाहरी अनुमोदन पर भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाते हैं। यह एक अंतहीन खोज है क्योंकि आप जितना ज्यादा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, आप उतने ही कमजोर होते जाते हैं। मार्कस ऑरेलियस इस बात को समझते थे। उन्होंने अपने निजी लेखन में लिखा था, इस बात की इतनी परवाह करना छोड़ दें कि कौन देख रहा है। उन्होंने यह घमंड, अहंकार और लोगों के निर्णय के डर से मुक्त होने के लिए लिखा था। आज यह डिजिटल चिंता से लड़ने में मदद करता है। इसे समझाने के लिए सोचिए कितने प्रभावशाली व्यक्ति, इन्फ्लुएंसर्स और कलाकारों ने अपना भावनात्मक नियंत्रण खो दिया, ठीक इसलिए क्योंकि वे अपनी ही सार्वजनिक छवि के कैदी बन गए। ऐसे व्यक्ति जिन्हें लाखों लोग प्यार करते थे, वे गंभीर संकटों में गिर गए क्योंकि उनके लिए अनुमोदन एक आवश्यकता बन गया था, न कि परिणाम। कुछ तो मनोवैज्ञानिक रूप से टूट गए जब वे अब सुर्खियों में नहीं रहे। बाहरी धारणा पर निर्भर होकर जीने के लिए यह बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। स्टोइकवाद ने हमेशा आगाह किया, दुनिया बदलती है, दर्शक बदलते हैं, शोहरत बदलती है, इनमें से कोई भी चीज इतनी ठोस नहीं है कि वह पूरे जीवन को सहारा दे सके। दूसरी ओर उन लोगों को देखें जो एक अलग भावनात्मक धागे से बने लगते हैं, जैसे कि डेंजेल वॉशिंगटन। वह खुले तौर पर आंतरिक उद्देश्य और अनुशासन के महत्व पर चर्चा करते हैं, दूसरों के निर्णय से अपने जीवन को निर्देशित होने से इनकार करते हैं। वह ऐसे व्यक्ति की तरह कार्य करते हैं जो स्टोइक्स के हमेशा के सिद्धांत को समझते हैं। सफलता एक परिणाम है, पहचान नहीं। अनुमोदन मिलता है लेकिन वह कुछ भी परिभाषित नहीं करता। इस प्रकार वह वैश्विक प्रसिद्धि के बावजूद मानसिक संतुलन, स्पष्टता और भावनात्मक संयम बनाए रखते हैं। और यहां हम तीसरे प्रमुख व्यावहारिक सबक पर पहुंचते हैं। आपको अनुमोदन की बाहरी लत से खुद को मुक्त करने के लिए सत्यापन की एक आंतरिक प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। इसका अर्थ है व्यक्तिगत लक्ष्यों, मूल्यों और मानदंडों को परिभाषित करना जो इस बात से स्वतंत्र हों कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। एक वास्तविक और व्यावहारिक उदाहरण चाहते हैं? लाइक्स की उम्मीद में कुछ पोस्ट करने के बजाय तभी पोस्ट करें जब वह आपके मन से मेल खाता हो। दूसरों ने क्या सोचा, इसके आधार पर अपने दिन का मूल्यांकन करने के बजाय इसका आकलन करें कि आपने वास्तव में क्या हासिल किया। किसी के यह कहने का इंतजार करने के बजाय कि आप अच्छे हैं, कुछ ऐसा करें जिसे आप अच्छा मानते हैं और चुपचाप उस पर गर्व करें। एक शक्तिशाली अभ्यास यह है, हर दिन सोने से पहले 3 ऐसी बातें लिखें जिन पर आपको गर्व है, बड़ी हों या छोटी। यह आपके मस्तिष्क को बाहरी अनुमोदन के बजाय आत्मसराहना खोजने के लिए प्रशिक्षित करता है। यह स्टोइक डायरी का एक आधुनिक रूप है और समय के साथ आपको एहसास होगा कि आपको बाहरी अनुमोदन की कम और अपने आप से ज्यादा संगति की आवश्यकता है। मार्कस ऑरेलियस हमेशा दोहराते थे कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसके विचारों की गुणवत्ता से मापा जाता है, न कि दूसरों की राय से। यह सचमुच ऐसा ही है। यदि आपका मन स्वस्थ है तो आप मजबूत महसूस करते हैं। यदि आपका मन बाहरी निर्भरता से कमजोर है तो आप किसी भी आलोचना या चुप्पी के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। इस अंतर्दृष्टि को लागू करके आप सोशल मीडिया की दया पर जीना बंद कर देते हैं और इसे एक उपकरण के रूप में उपयोग करना शुरू कर देते हैं, न कि एक भावनात्मक दर्पण के रूप में। और यहां एक अत्यंत प्रभावी चुनौती है। 3 दिनों तक सोशल मीडिया पर बिल्कुल कुछ भी पोस्ट न करें, लेकिन कम से कम उपभोग करें। देखें कि आप कैसा महसूस करते हैं। ध्यान दें कि क्या चिंता है। उस स्वचालित इच्छा पर नजर रखें कि क्या किसी ने आपको देखा। यह प्रयोग बताता है कि आप बाहरी अनुमोदन से कितने फंसे हुए हैं और वहीं से आप अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता का पुनर्निर्माण शुरू करते हैं।
अब हम आधुनिक जीवन के सबसे उपेक्षित पहलुओं में से एक पर गौर करते हैं, आंतरिक अनुशासन और अपने समय पर नियंत्रण। यदि आपने अब तक समझा है कि तुलना, धारणा और बाहरी अनुमोदन आपके मन को कैसे आकार देते हैं, तो अब यह समझने का समय है कि आपके समय का उपयोग आपके पूरे जीवन को कैसे आकार देता है। मार्कस ऑरेलियस ने चेतावनी दी थी कि हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनंत जीवन हो। दिन, घंटे और ऊर्जा इस तरह बर्बाद करते हैं जैसे इनमें से किसी का कोई मायने ही न हो। और यह ठीक यही लापरवाही है जो कई लोगों को सोशल मीडिया पर हीन महसूस कराती है। इसलिए नहीं कि दूसरे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वे खुद आगे बढ़ना बंद कर चुके हैं। उस भावना के बारे में सोचें जो तब आती है जब आपको एहसास होता है कि आपने घंटों फीड्स स्क्रॉल करने में बिता दिए और उससे कुछ भी हासिल नहीं किया। उस निराशा पर विचार करें जब घड़ी देखकर यह एहसास होता है कि दिन लगभग खत्म हो गया है और आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो वास्तव में आपको उस जीवन के करीब लाए जो आप चाहते हैं। ठहराव की यह भावना असुरक्षा के सबसे बड़े जनरेटर में से एक है, क्योंकि जब आप प्रगति नहीं करते तो आपका मन यह मानने लगता है कि आप सक्षम नहीं हैं, और जब आप खुद पर संदेह करते हैं तो दूसरों के जीवन में देखी गई कोई भी छोटी सफलता एक खामोश याद दिलाती है कि आप पीछे छूट रहे हैं। मार्कस ऑरेलियस सम्राट होने के बावजूद समय बर्बाद न करने के प्रति जुनूनी थे। वह सुबह जल्दी उठते थे, मनन करते थे, लिखते थे, अपने मन और शरीर को प्रशिक्षित करते थे, शाही मामलों को संभालते थे और फिर भी खुद को याद दिलाते थे कि उन्हें वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। उन्होंने खुद को स्वचालित जीवन जीने की अनुमति नहीं दी। और जब आप आधुनिक जीवन का अवलोकन करते हैं तो आपको ठीक इसके विपरीत देखने को मिलता है। लाखों लोग लगातार विकर्षणों के एक चक्र में फंसे हुए हैं, एक नोटिफिकेशन से दूसरे पर, एक वीडियो से दूसरे पर भटकते हुए, जैसे किसी अदृश्य धारा द्वारा बहाए जा रहे हों। विज्ञान इस प्रभाव की पुष्टि करता है। शोध से पता चलता है कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग एकाग्रता की क्षमता को बहुत कम कर देता है, टालमटोल बढ़ाता है और अनुत्पादकता की निरंतर भावना पैदा करता है। और जब आपको लगता है कि आप कुछ भी उत्पादन नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ भी ठोस नहीं बना रहे हैं, तो आपका आत्मसम्मान कम होने लगता है। आपका मस्तिष्क निष्क्रियता को अयोग्यता से जोड़ता है। यह अत्यधिक भावनात्मक भेद्यता पैदा करता है और कोई भी बाहरी ध्यान जितना वह वास्तव में है उससे कहीं अधिक बड़ा लगता है। अब इन सब की तुलना अनुशासित हस्तियों से करें जो अपने समय में महारत हासिल करके वैश्विक रोल मॉडल बन गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे एथलीट अपने करियर को प्रेरणा या तालियों के आधार पर नहीं, बल्कि दिनचर्या, एकाग्रता और दोहराव के आधार पर बनाते हैं। वे जानते हैं कि भावनात्मक सुरक्षा रोजाना की निरंतरता से आती है, न कि कभी-कभी मिलने वाले अनुमोदन से। वे दुनिया के निर्णय पर निर्भर नहीं करते क्योंकि वे अपने स्वयं के प्रयासों से खुद को बनाए रखते हैं। और यह एक गहरा स्टोइक सबक है। जब आपका जीवन उस चीज के साथ संरेखित होता है जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं, तो दूसरों की नजर का आप पर से अधिकार खत्म हो जाता है। इसके विपरीत ऐसे सार्वजनिक व्यक्ति भी हैं जो बिना किसी संरचना, बिना दिनचर्या, बिना सीमाओं के जीने के कारण भटक गए। ऐसे लोग जिन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि अत्यधिक ऑनलाइन समय, विकर्षणों में लगातार भागना और दिशा की कमी ने उनकी उत्पादकता को कम कर दिया और उनकी मानसिक स्पष्टता को नष्ट कर दिया। यह दर्शाता है कि अनुशासन की अनुपस्थिति न केवल आपके करियर में बाधा डालती है, बल्कि सीधे तौर पर इस बात पर भी असर डालती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। लोकप्रिय धारणा के विपरीत स्टोइक अनुशासन कठोरता नहीं है। यह केवल दिन को इरादे के साथ जीने का एक सचेत निर्णय है। यह जानना है कि दुनिया के लिए अपना दरवाजा खोलने से पहले आपके पास महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने हैं। यह दूसरों के जीवन को देखकर अपने दिन की शुरुआत करने से इनकार करना है। यह समझना है कि आपकी पहली क्रियाएं आपकी भावनाओं की गुणवत्ता निर्धारित करती है।
जब आप अपने दिन की शुरुआत सोशल मीडिया पर करते हैं तो आपका मन तुरंत तुलना के दायरे में आ जाता है। जब आप खुद पर ध्यान केंद्रित करके शुरुआत करते हैं तो आप बाकी दुनिया का सामना करने से पहले खुद को मजबूत करते हैं। एक शक्तिशाली अभ्यास यह है कि एक छोटी सी जागने की रस्म स्थापित करें जिसमें आपका फोन शामिल न हो। यह सांस लेना, पानी पीना, अपने अगले कदमों के बारे में सोचना या मानसिक रूप से अपने ध्यान को व्यवस्थित करना हो सकता है। यह भावनात्मक सुरक्षा का एक क्षेत्र बनाता है, जैसे आप अपने मन को बाहरी विकर्षणों के सामने उजागर करने से पहले उसे ढाल रहे हों। और पूरे दिन जब आपको सोशल मीडिया को अनिवार्य रूप से खोलने की इच्छा महसूस हो तो एक सचेत विराम लें और खुद से पूछें कि क्या आप वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं या आप केवल किसी चीज से बच रहे हैं। यह सरल प्रश्न समय के साथ आपके संबंध के बारे में बहुत कुछ बताता है। यदि आप इसे केवल कुछ दिनों के लिए आजमाते हैं तो आपको एक गहरा बदलाव महसूस होगा। आपका मन अधिक स्थिर हो जाता है, आपका आत्मसम्मान स्वाभाविक रूप से बढ़ता है और हीनता की भावना कम हो जाती है, क्योंकि आप अंततः कुछ वास्तविक बना रहे हैं। यह दूसरों की प्रगति नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाती है, यह आपकी अपनी प्रगति की अनुपस्थिति है, और वह अनुपस्थिति केवल इसलिए मौजूद है क्योंकि आप अपना समय उन सभी चीजों को सौंप देते हैं जो आपको मजबूत नहीं करती। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने लिखा है, एक व्यक्ति का जीवन वही होता है जो वह अपने ध्यान से बनाता है, और जब आप अपने ध्यान में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में महारत हासिल कर लेते हैं। और जब हम मार्कस को महल के गलियारों से चुपचाप चलते हुए देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि उनके द्वारा उठाए गए सभी बोझों के बावजूद उनमें एक शांति थी जो समस्याओं की अनुपस्थिति से नहीं बल्कि इस गहरी स्वीकृति से उत्पन्न हुई थी कि सब कुछ जीवन के प्रवाह का हिस्सा था। ऐसा था जैसे हर चुनौती, हर राजनीतिक तनाव, हर अप्रत्याशित लड़ाई अपनी आत्मा को प्रशिक्षित करने का एक और अवसर थी, और वह यह जानते थे। समय के साथ इस व्यवहार ने उनके आसपास के लोगों को बदलना शुरू कर दिया। गार्ड, जनरल, सलाहकार, सभी ने देखा कि मार्कस में कुछ अलग था। उन्होंने दूसरे रोमन नेताओं की तरह प्रतिक्रिया नहीं दी। वह न तो आवेगपूर्ण थे, न ही उन्होंने खुद को घमंड या जल्दबाजी में लीन होने दिया। उन्होंने सुना, अवलोकन किया और तभी कार्य किया, जैसे किसी अदृश्य कंपास से सलाह ले रहे हों जो हमेशा एक ही जगह की ओर इशारा करता था, जो वास्तव में महत्वपूर्ण था। यह उल्लेखनीय है कि उनका संयम सबसे तनावपूर्ण स्थितियों तक भी कैसे फैला हुआ था। वह धमकी भरे सीमाओं या रोम के खिलाफ उठने वाले लोगों की रिपोर्टों से अप्रभावित रहे। वह स्वयं से कहता था कि भले ही वह हवाओं को नियंत्रित न कर सके, पर अपनी पाल को वह हमेशा समायोजित कर सकता था, और इस तरह वह अडिग और शांत चित्त होकर आगे बढ़ता रहा, एक विशाल साम्राज्य का मार्गदर्शन करते हुए, और कभी अपने सच्चे स्वरूप को आंखों से ओझल नहीं होने दिया। कभी कभी अपने निजी कक्ष में अकेले में वह जीवन की क्षण भंगुरता पर चिंतन करता था, दोह के साथ नहीं बल्कि गहन कृतज्ञता के साथ। प्रत्येक नई सुबह इस बात की याद दिलाती थी कि अस्तित्व एक अस्थायी उपहार है और पुण्य, न्याय तथा साहस ही एकमात्र सच्ची विरासतें हैं। उसकी क्रियाएं, आदेश और निर्णय इसी गहरी जागरूकता से उत्पन्न होते थे, हमेशा इस प्रबल इच्छा से निर्देशित होकर कि वह दुनिया को जितना बेहतर मिला था उससे थोड़ा और बेहतर बनाकर जाए। जैसे जैसे मार्कस अनुशासन और आत्मनियंत्रण के इस मार्ग में और अधिक गहराई से उतरता गया, इतिहास ने धीरे धीरे उसकी यात्रा का वृत्तांत दर्ज करना शुरू कर दिया। एक ऐसा शासक जिसने पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली सिंहासन पर आसीन होने के बावजूद स्वयं का शिष्य बनना चुना। एक ऐसा चुनाव जिसने न केवल उसके शासनकाल को आकार दिया बल्कि आने वाली कई सदियों तक उसे कैसे याद किया जाएगा इसे भी निर्धारित किया। और इस तरह हम इस यात्रा का अनुसरण करते रहते हैं, जैसे जैसे यह हमारे सामने खुलती जाती है। हर एक बारीकी कुछ अमूल्य प्रकट करती है, कुछ ऐसा जो आज भी गहराई से प्रतिध्वनित होता है।
जैसे जैसे मार्कस ऑरेलियस की यात्रा युगों युगों तक गूंजती रहती है, हमें एहसास होता है कि उसके विचार आज भी हमें रुकने, सांस लेने और अपने भीतर देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। यदि यह कहानी आपके मन को छू गई है, तो इस वीडियो को किसी खास व्यक्ति के साथ साझा करने पर विचार करें। हो सकता है कि आज उन्हें ठीक यही सुनने की जरूरत हो। यहाँ तक हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलने की उम्मीद करता हूँ।